नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केरेटाइटिस के बारे में। केरेटाइटिस आंखों के कॉर्निया यानी कि आंखों की पारदर्शी परत की सूजन क्या संक्रमण को कहा जाता है। यह संक्रमण चोट, कॉन्टैक्ट लेंस के गलत उपयोग या अन्य कारणों से हो सकता है। चलिए जानते हैं केरेटाइटिस के प्रकार कौन से हैं। यानी कि पहला है संक्रामक केरेटाइटिस यानी कि इन्फेक्शन केरेटाइटिस। उसमें पहला आता है बैक्टीरियल केरेटाइटिस, ज़्यादातर गंदे कॉन्टैक्ट लेंस या आंखों की चोट के कारण होता है। और दूसरा है वायरल केरेटाइटिस, नॉर्मली हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। थर्ड है फंगल केरेटाइटिस, अक्सर पौधों की शाखा से चोट लगने या गंदे कॉन्टैक्ट लेंस से होता है। और फोर्थ है परजीवी केरेटाइटिस यानी कि एसिंथा अमीबिया केरेटाइटिस, गंदे पानी के संपर्क से हो सकता है, खासकर स्विमिंग पूल या गंदे लेंस के कारण भी हो सकता है। सेकंड है गैर संक्रामक केरेटाइटिस यानी कि नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस, ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों में नमी की कमी होना, कॉन्टैक्ट लेंस का अधिक उपयोग और आंखों में चोट या एलर्जी होना। चलिए जानते हैं केरेटाइटिस के लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ केरेटाइटिस। सबसे पहला है आंखों में लालिमा या सूजन होना, दर्द और जलन होना, धुंधला दिखाई देना, आंखों में पानी आना या ज़्यादा आंसू आना, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता यानी कि फोटोफोबिया और आंखों में सफ़ेद धब्बा बनना। चलिए जानते हैं केरेटाइटिस के कारण कौन से, यानी कि कॉजेज ऑफ केरेटाइटिस। सबसे पहला है संक्रमित कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी की वजह से, और आंखों में चोट या जलन होना, पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणु जैसे कि स्विमिंग पूल, नदी या तालाब का पानी भी हो सकता है, विटामिन ए की कमी। चलिए जानते हैं केरेटाइटिस का इलाज क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट फॉर केरेटाइटिस। इलाज का तरीका केरेटाइटिस के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे कि पहला है बैक्टीरियल केरेटाइटिस, नॉर्मली एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है। और दूसरा है वायरल केरेटाइटिस, नॉर्मली एंटीवायरल आई ड्रॉप्स या ओरल दवाइयाँ यूज़ की जाती है। थर्ड है फंगल केरेटाइटिस, एंटीफंगल आई ड्रॉप्स और गोलियां का इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ है परजीवी केरेटाइटिस, नॉर्मली विशेष रूप से एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। चलिए जानते हैं केरेटाइटिस से बचाव कैसे करें। तो सबसे पहला है साफ और सही तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करें। गंदे पानी जैसे कि तालाब और स्विमिंग पूल का पानी से आंखों को बचाइए। आंखों में कोई चोट लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आंखों की नियमित जांच कराएं। आंखों को बार बार न छुएं और हाथ साफ रखें। जब भी हमें आंखों में ड्रॉप या ऑइंटमेंट यूज़ करना है तो हमें पहले हाथों को साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धोना है और फिर से ड्राई टॉवल से ड्राई करना है। फिर उसके बाद ड्रॉप और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। केरेटाइटिस एक गंभीर स्थिति हो सकती है, लेकिन सही समय पर इलाज कराने से इसे रोका जा सकता है। अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस हो रहे तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ यानी कि आई स्पेशलिस्ट, उसे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं, तो उनसे संपर्क कीजिए। चलिए जानते हैं केरेटाइटिस में खाने योग्य चीज़ें कौन सी, यानी कि फूड टू ईट। ये खाद्य पदार्थ इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और आंखों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तो पहला जानते हैं विटामिन ए से भरपूर चीज़ें, यानी कि विटामिन ए से रिच फूड्स कौन से हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला है गाजर यानी कि कैरेट, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, पालक और मेथी यानी कि स्पिनैक और फेनुग्रीक, पपीता यानी कि पपैया, आम यानी कि मैंगो, अंडे की जर्दी यानी कि एग योक। चलिए जानते हैं विटामिन ए के फायदे कौन से हैं। विटामिन ए कॉर्निया को स्वस्थ रखता है और आंखों के संक्रमण से बचाता है। चलिए जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो सबसे पहला है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, अखरोट यानी कि वॉलनट, चिया सीड्स, मछली यानी कि फ़िश, उसमें हम साल्मोन और ट्यूना ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फ़ायदा कौन सा है। सूजन को कम करता है और ड्राई आई सिंड्रोम से बचाव करता है। चलिए जानते हैं विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो सबसे पहला है संतरा, नींबू, आंवला यानी कि उसे ऑरेंज, लेमन और आंवला भी कहते हैं, टमाटर यानी कि टोमेटो, और बेल यानी कि वुड एप्पल, और स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी हम खाने में ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो चलिए जानते हैं विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है फ्री रेडिकल से बचाता है और आंखों की मरम्मत में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं जिंक से भरपूर कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी कि जिंक रिच फूड्स कौन से हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले है कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स, चना और राजमा यानी कि चिकपी और किडनी बीन्स हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। बादाम यानी कि आलमंड्स हम खाने में ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। दूध और पनीर जिसे मिल्क और कॉटेज चीज़ भी कहा जाता है,
और चलिए जानते हैं जिंक के फायदे क्या होते हैं। जिंक नॉर्मली केरेटाइटिस के संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। फिफ्थ है हाइड्रेटिंग फूड्स। तो हमें ज़्यादा मात्रा में कौन से खाने इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। खीरा और तरबूज हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, उसे कुकुम्बर और वाटरमेलन भी कहा जाता है। और छाछ और दही यानी कि बटर मिल्क और योगर्ट हम दोपहर के खाने में यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हम ज़्यादा मात्रा में हाइड्रेटेड रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं। शरीर को हाइड्रेट रखता है और आँखों की सूजन को कम करता है। चलिए जानते हैं केरेटाइटिस में किन किन चीज़ों से हमें बचना है, यानी कि कौन से फूड्स को अवॉइड करना है, इसके बारे में जानते हैं। ये चीज़ें सूजन बढ़ा सकती है और उपचार में बाधा डाल सकती है, इसे हमें इसके लिए डालना है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस फूड और जंक फूड के बारे में। नॉर्मली पैकेज चिप्स होते हैं और बिस्किट है, इसे हमें टोटली अवॉइड करना है। फास्ट फूड जैसे कि नॉर्मली बर्गर, पिज़्ज़ा और समोसा, इसे हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। मैदा और तली हुई चीज़ें यानी कि डीप फ्राई चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करनी है। तो चलिए जानते हैं हमें इससे क्यों बचना है। तो सबसे पहले ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और हमारी रिकवरी को धीमा कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसे टोटली अवॉइड करना है। चलिए जानते हैं शुगर और मीठे पदार्थ कौन से होते हैं और हमें टोटली अवॉइड करना है। तो शुगर और स्वीट्स कह सकते हैं उसे, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज जूस हमें टोटली अवॉइड करना है। अधिक मिठाइयाँ जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, इसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, तो इसे भी हमें अवॉइड करना है। कैंडी और चॉकलेट, इसे भी हमें टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए जानते हैं शुगर और मीठे पदार्थों को हमें क्यों बचना है। तो सबसे पहला मेन रीज़न है शुगर होती है वो शरीर में सूजन और बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, इसके लिए हमें इन चीज़ों से टोटली बचना है। थर्ड है मसालेदार और अधिक नमक वाली चीज़ें, यानी कि स्पाइसी और सैल्टी फूड्स हमें टोटली अवॉइड करना है, जैसे कि आचार यानी कि पिकल्स बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्च मसाले वाली खाना अवॉइड करना है। प्रोसेस नमकीन वाली चीज़ें भी हमें टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए जानते हैं हमें मसालेदार और अधिक नमक वाली चीज़ें क्यों अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला कारण है उसका, ज़्यादा मसालेदार और नमकीन चीज़ें शरीर में सूजन बढ़ा सकती है, इसके लिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है और अवॉइड करना है। फोर्थ है अल्कोहल और कैफीन। नॉर्मली ये चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करना है, जैसे कि शराब यानी कि अल्कोहल हमें टोटली अवॉइड करना है। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में कैफीन होते हैं और कैफीन हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं अल्कोहल और कैफीन को हमें क्यों बचना है। नॉर्मली ये शरीर को डिहाइड्रेट करता है और जिसमें आँखों की समस्या और बढ़ सकती है। फिफ्थ है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि फुल फैट दूध और चीज़, क्रीम और मक्खन हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, इसे टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट को क्यों अवॉइड करना है। ज़्यादा वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें इसे टोटली अवॉइड करना है। केरेटाइटिस के इलाज के दौरान विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3, जिंक और हाइड्रेटिंग फूड्स का सेवन करें। प्रोसेस जंक फूड और अधिक शुगर और मसालेदार चीज़ें और अल्कोहल से बचें। शरीर को हाइड्रेट रखें और संतुलित आहार लें, ताकि आपकी आंखें जल्दी ठीक हो सकें। चलिए जानते हैं बैक्टीरियल केरेटाइटिस की दवाइयाँ कौन सी, यानी कि बैक्टीरियल केरेटाइटिस के मेडिकेशन कौन से, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स। नॉर्मली इसमें मॉक्सिफ्लोक्सासिन 0.5% यूज़ किया जाता है, उसके ब्रांड नेम है मॉक्सिसिन और वीगोमॉक्स। ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब भी हमें एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में। तो दूसरा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3%। नॉर्मली यहाँ पे डॉक्टर जोक्सान और सिप्लॉक्स आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं। और टोब्रामाइसिन 0.3% में नॉर्मली टोबा और टोब्रिक्स आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। कैटीफ्लॉक्सासिन 0.3% यानी कि झाइमैक्सिन और गैटीलॉक्स जैसे आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब भी एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करने की बारी आती है, और नॉर्मली ये बैक्टीरियल केरेटाइटिस में यूज़ किया जाता है। चलिए जानते हैं ये एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं। तो नॉर्मली ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती हैं और संक्रमण को बढ़ाने को रोकती है। बैक्टीरियल केरेटाइटिस में दिन में 4 से 6 बार आई ड्रॉप डालने की सलाह दी जाती है। चलिए जानते हैं एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट के बारे में, यानी कि एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें नॉर्मली क्लोरामफेनिकोल ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है और एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। हमें ये डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, अपने मन से कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है। तो चलिए जानते हैं इस दवाई के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है ये रात में लंबे समय तक असर बनाए रखता है और गंभीर संक्रमण में उपयोग किया जाता है। गंभीर मामलों में इंजेक्शन, यानी कि सीवियर केसेस में कौन से एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है वैनकोमाइसिन इंजेक्शन और दूसरा है सेफाजोलिन इंजेक्शन। तो चलिए जानते हैं इसका उपयोग कब किया जाता है। नॉर्मली जब आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर हमें सीवियर केसेस में एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं।
और कॉर्नियल अल्सर बनने की स्थिति में भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वायरल केरेटाइटिस की दवाई कौन सी, यानी कि वायरल केरेटाइटिस के मेडिकेशन कौन से, उसके बारे में। तो सबसे पहला है एंटीवायरल आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है उसमें एसाइक्लोविर 3%, यानी कि जोविरेक्स ऑइंटमेंट ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और दूसरा है गैनसाइक्लोविर, नॉर्मली 0.15% यूज़ किया जाता है और उसका ब्रांड नेम है विरगन जेल। और तीसरा है ट्राइफ्लोराइड 1%, यानी कि वीरोप्टिक आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट। चलिए जानते हैं कैसे दवाई काम करती है। तो सबसे पहला है ये दवाइयाँ हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस यानी कि HSV को बढ़ाने को रोकती है और आमतौर पर दिन में 5-6 बार उपयोग की जाती है। चलिए जानते हैं एंटीवायरल टैबलेट के बारे में, यानी कि ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला है एसाइक्लोविर 400 mg और उसके ब्रांड नेम है जोविरेक्स और एसीविर। नॉर्मली ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब भी एंटीवायरल टैबलेट्स यूज़ करने की बारी आती है। और नेक्स्ट है वेलासाइक्लोविर 500 mg। नॉर्मली वेल्ट्रेक्स इसका मेन ब्रांड नेम है और ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब वेलासाइक्लोविर प्रिस्क्राइब करने की बारी आती है और ये साइक्लोविर से काफ़ी बेहतर से काम करता है। और थर्ड है फैमसाइक्लोविर 250 mg। नॉर्मली ये इसमें फैमविर ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है और ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। और नेक्स्ट है एंटीवायरल टैबलेट्स जो होती है ये नॉर्मली कब दी जाती है तो उसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली जब संक्रमण ज़्यादा गंभीर होता है और आई ड्रॉप्स काम नहीं करती या आई ड्रॉप से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। शरीर में इम्यूनिटी कम होने की स्थिति में इसे यूज़ किया जाता है। चलिए जानते हैं स्टेरॉयड आई ड्रॉप के बारे में, यानी कि स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। पहला है प्रेडनिसोलोन 1%, यानी कि प्रेडफोर्ड ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। और दूसरा है फ्लोरोमेंथोलोन 0.1%, इसमें ब्रांड नेम आता है FML आई ड्रॉप्स। नॉर्मली ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और नॉर्मली स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स कब दी जाती है, सूजन और जलन को कम करने के लिए स्टेरॉयड आई ड्रॉप दी जाती है और ये डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ करना है, अपने मन से कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है। और डॉक्टर जो ड्यूरेशन और टाइम पीरियड बताते हैं उसके बारे में हमें फॉलो करना होता है। थर्ड है फंगल केरेटाइटिस की दवाइयाँ, यानी कि फंगल केरेटाइटिस की मेडिकेशन कौन सी इसके बारे में जानते हैं। उसमें पहला आता है एंटी फंगल आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स। तो उसमें फर्स्ट डॉक्टर ड्रग ऑफ चॉइस होती है नटामाइसिन 5%, यानी कि नटासिन और नटामिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। और सेकंड है एम्फोटेरिसिन B 0.15%, ये भी डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब फंगल केरेटाइटिस में दवाई यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट है वोरोकोनाजोल 1%, यानी कि वीफेन और वॉरियर जैसे आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं और ये भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ करना है, अपने मन से कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है। चलिए जानते हैं फंगल केरेटाइटिस में दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। फंगस को बढ़ने से रोकती है और कोशिकाओं को नष्ट करती है और गंभीर मामलों में इन्हें 1 से 2 घंटे में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं एंटी फंगल टैबलेट्स और इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ओरल और IV एंटी फंगल मेडिकेशन कौन से है इसके बारे में। तो सबसे पहला आता है फ्लूकोनाजोल 150 mg, उसमें नॉर्मली फ्लूका और डाइफ्लूकैन जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। और सेकंड है वोरिकोनाजोल 200 mg, यानी कि वीफेन और वॉरियर जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। और थर्ड है इट्राकोनाजोल 100 mg, नॉर्मली स्पोरानैक्स और इट्रालिफ्ट जैसी दवाइयाँ इसमें भी यूज़ की जाती है। तो चलिए जानते हैं एंटी फंगल टैबलेट्स कब दी जाती है। जब संक्रमण गहरा हो गया है और सिर्फ आई ड्रॉप से काम नहीं हो रहा है या फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और गंभीर मामलों में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फोर्थ है परजीवी केरेटाइटिस की दवाइयाँ, यानी कि एक्एंथा अमीबिया केरेटाइटिस की मेडिकेशन कौन सी है इसके बारे में जानते हैं। उसमें नॉर्मली एंटी अमीबिक आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि क्लोरहेक्सिलिन 0.02%। और नेक्स्ट है पॉलीहेक्सामिथिलिन बाइगोनाइड, यानी कि PHMB 0.02% यूज़ किया जाता है। और थर्ड है प्रोपामेडिन आइसोथियोनेट 0.1% जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है, उसमें नॉर्मली ब्रोलिन आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है। चलिए जानते हैं एंटी अमीबिक दवाइयाँ कैसे काम करती है। नॉर्मली ये दवाइयाँ परजीवी को मारती हैं और संक्रमण को बढ़ने से रोकती हैं। अक्सर लंबे समय तक यानी 4 से 6 हफ्तों तक इनका उपयोग करना पड़ता है। चलिए जानते हैं एंटी अमीबिक टैबलेट के बारे में, यानी कि ओरल एंटी अमीबिक मेडिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला है पेंटिमिडिन इंजेक्शन, नॉर्मली ये सीवियर केसेस में यूज़ किया जाता है। और दूसरा है मिल्टेफोसिन, यानी कि इम्पेविडो जैसी दवाइयाँ रेयर केसेस में यूज़ की जाती हैं। तो चलिए जानते हैं एंटी अमीबिक टैबलेट कब दी जाती है। नॉर्मली जब आंखों का संक्रमण बहुत गहरा हो जाता है तब इसे यूज़ किया जाता है। इनका उपयोग डॉक्टर की सख्त निगरानी में किया जाता है। चलिए जानते हैं दर्द और सूजन कम करने वाली दवाइयाँ कौन सी है उसके बारे में, यानी कि पेन और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन कौन से है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है डाइक्लोफिनेक आई ड्रॉप, यानी कि वोल्टारेन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज़ किया जाता है। और दूसरा है केटरोलैक आई ड्रॉप्स, नॉर्मली एक्युलोर।
और कीटरोलैक जैसी ड्रॉप यूज़ किया जाता है। और थर्ड है पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट, यानी कि डोलो 650 या क्रोसिन 500 या क्रोसिन 650 जैसी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। और फोर्थ है आइबुप्रोफेन 400 mg यानी कि ब्रूफेन और आइबुजेसिक जैसी टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। चलिए जानते हैं उनके फ़ायदे क्या होते हैं। यानी कि आंखों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं और कुछ मामलों में नेत्र चिकित्सक यानी कि आई स्पेशलिस्ट स्टेरॉयड भी लिख सकते हैं। चलिए जानते हैं लुब्रिकेंट आई ड्रॉप के बारे में, यानी कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप कब यूज़ किए जाते हैं और कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज 0.5%, यानी कि रिफ्रेश क्लियर और ऑप्टिव आई ड्रॉप ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं और ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज 0.3%, तो इसमें नॉर्मली टीयर्स नेचुरली जैसे आई ड्रॉप यूज़ किए जाते हैं और ये डॉक्टर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज़ करने की बारी आती है। और थर्ड है सोडियम हाइलोरोनेट 0.1%, तो नॉर्मली यहाँ पे हाइलोकोमोड आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है। चलिए जानते हैं लुब्रिकेंट आई ड्रॉप कब दी जाती है। तो सबसे पहला है आई ड्रॉप नॉर्मली ड्राई आई को रोकने के लिए और आंखों में नमी बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। चलिए कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। पहला है कोई भी आई ड्रॉप्स या दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। अगर लक्षण बिगड़ते हैं तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें।